तो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है टेंस। ये बोर्ड पे है टेंस यानी काल। सामान्य बोलचाल की भाषा में टेंस को लोग समय के नाम से भी जानते हैं। टेंस को टाइम भी कहते हैं यानी समय। आइए सबसे पहले टेंस की परिभाषा को जानते हैं। इसकी परिभाषा है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। मैं इसे लिख देता हूं। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम एक्शन। इसे आप नोट कर लेंगे। यानी टेंस जो है क्रिया का वह रूप है जिसे किसी कार्य के घटित होने के समय का बोध होता है। यानी कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ है उसके हिसाब से टेंस क्रिया का रूप डिसाइड होता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या टेंस और टाइम जो है दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो आप में से शायद बहुत से स्टूडेंट्स का जवाब हाँ में होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आइए देखते हैं टेंस और टाइम में बेसिक डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। तो क्या है, अंतर क्या है दोनों में? आइए इस अंतर को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक वाक्य लेते हैं। मिल्क इज वाइट। ठीक है। मिल्क इज वाइट। दूध सफेद होता है। इस वाक्य में जो टेंस के हिसाब से जो टेंस इसमें लगा है, जो क्रिया आई है, वो टेंस जो है प्रेजेंट टेंस। लेकिन हम देखते हैं कि दूध जो होता है वो चाहे वर्तमान हो यानी कोई भी टाइम हो, ये क्रिया जो ये प्रेजेंट की है यानी प्रेजेंट टेंस है। और समय जो है, दूध कोई भी समय हो, चाहे वो बीता हुआ समय तब भी सफेद था और आज भी सफेद है और कल भी सफेद रहेगा। यानी कि इनसे तीनों टाइम का बोध होता है। प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। ठीक है। तो ये टेंस और टाइम में डिफरेंस है। कुछ और उदाहरण लेकर के हमसे बताते हैं कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। जैसे अगर मैं कहूं टुमारो इज संडे। टुमारो इज संडे। टुमारो से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। तो टाइम क्या है, यहां पे फ्यूचर टाइम है, यानी कल रविवार है, फ्यूचर टाइम है। लेकिन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पर प्रेजेंट टेंस के हिसाब से क्रिया लगाएंगे। ठीक है। फ्यूचर टाइम है लेकिन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। तो ये देख लिए कि टेंस और टाइम दोनों में अंतर होता है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण ले लें जिससे आपका कंफ्यूजन अगर हो तो एकदम स्पष्ट हो जाए कि टाइम और टेंस में बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे कुड यू
हेल्प मी, एक और वाक्य लेते हैं, आई वांटेड टू टॉक टू यू, आई वांटेड टू टॉक टू यू। इन दोनों उदाहरणों को गौर से देखेंगे। कुड यू हेल्प मी, यहां पर क्रिया का जो रूप है ये पास्ट है, लेकिन वाक्य का पूरा अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हालांकि ये यहाँ पे क्रिया का रूप जो है पास्ट है, और इस वाक्य को भी देखें तो इसमें जो क्रिया आई है वांटेड, तो इसका अर्थ हुआ मैं आपसे क्या करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता था। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पहले चाहता था अब नहीं चाहता हूं। जब भी वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट आए, वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट आए, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्रता पूर्वक आग्रह की बात आए, तो उस वाक्य में क्रिया का जो रूप होता है वो भले ही पास्ट में हो, लेकिन वो प्रेजेंट में जो है वाक्य का सेंस प्रेजेंट में निकलता है। उसका भावार्थ जो होता है ट्रांसलेशन हिंदी में वो प्रेजेंट में उसको माना जाएगा। कुड यू हेल्प मी, यानी कि इसका अर्थ ये नहीं होगा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते थे, इसका अर्थ ये होगा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही इसका क्या अर्थ होगा, इस वाक्य का ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, न कि बातचीत करना चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप भली बात जान गए होंगे कि क्या अंतर होता है टेंस और टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टेंस के बारे में विस्तार से। आइए एक चार्ट बनाते हैं। टेंस, तो टेंस जो है इसके तीन भेद होते हैं, तीन होते हैं। प्रेजेंट, इसको आप टेंस के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, पास्ट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, अर्थात बीता हुआ समय, और आने वाले समय को भविष्यत काल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के चार चार पार्ट्स होते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये चार होते हैं। इसका होता है इंडेफिनिट, इस चार्ट को आप अपने कॉपी में बना लेंगे। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों जो होते हैं इन बाकी दोनों के साथ भी पार्ट होते हैं। इसका भी वही हो गया इंडेफिनिट, इसका हो गया कंटिन्यूअस, और ये हो गया तीसरा, हो गया तीसरा जो है ये हो गया परफेक्ट, और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही इनके भी चार पार्ट हो जाते हैं, जिनको मैं एरो के द्वारा दिखा दे रहा हूं। सेम सेम होते हैं, केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बदल जाएगा इसमें।
तो ये 4 भाग हो गए, चारों के 4-4 भाग हो गए, यानी कि सॉरी तीनों के 4-4 भाग हो गए, टोटल 12 हो गए, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है। तो जब वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये होगी पहचान। और वाक्य के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं कि किसमें कौन सा रूल लगता है। तो हम 6 तरह के स्ट्रक्चर पे आज काम करेंगे और 6 में इसके जो रूल अप्लाई होते हैं, रूल के हिसाब से हम वाक्यों का ट्रांसलेशन करके आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला स्ट्रक्चर क्या होता है। वाक्य का वो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। नाम से स्पष्ट है, जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, सकारात्मक। कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं और उसके पहले हम रूल बता दें कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कौन सा रूल अप्लाई करके किसी वाक्य का अनुवाद हम हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे। तो रूल क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कर्ता आता है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता, जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और प्लस अदर वर्ड्स आ जाते हैं, अन्य जो कुछ भी बचा हो वाक्य में वो सब कुछ इसके बाद आ जाता है। आइए अब जानते हैं कि यहाँ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ जो कर्ता है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लें। तो कर्ता जो होता है अपने मूल रूप में कभी भी सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें एस लगा देते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें एस नहीं लगता है। वैसे वर्ब जो होता है यानी क्रिया जो होती है वो भी अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है, और जब कर्ता जो है एक वचन का हो यानी सिंगुलर नंबर का हो तो क्रिया को भी एक वचन में बदलते हैं और उसमें क्रिया में एस लगा देते हैं। इसका एक आप रूल याद कर लें, क्रिया को और कर्ता को किस रूल के तहत आप फिट कर देंगे तो पीपीएसएस आप इसको याद कर लेंगे। यानी कि अगर कर्ता जो है, ठीक है, प्लूरल का है, अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है अगर पी यानी प्लूरल, तो प्लूरल है तो वर्ब भी जो होगा ये भी प्लूरल होगा। वैसे ही अगर सब्जेक्ट जो है अगर क्या है, सिंगुलर है, ये एस का अर्थ होगा सिंगुलर, तो वर्ब भी जो होगा सिंगुलर में होगा। ठीक है, क्लियर है। और वर्ब को सिंगुलर में बदलने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में एस जोड़ देते हैं। हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे वाक्यों में देखेंगे।
चलिए रूल जान गए। अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को लेते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। सबसे पहले हमने वाक्य की पहचान कर ली। वाक्य में क्रिया के अंत में ता हूं आया है, तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि ये जो है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इतना तो स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया तो हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए कौन सा नियम होता है। तो नियम क्या होता है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं हूं। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। और पढ़ाता हूं, पढ़ाने की क्या अंग्रेजी होती है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो टीच। ठीक है। अब आपको ये लगा होगा कि यहां पर क्यों टीच है आई के साथ, तो इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। चलिए जल्दी से टेबल बना करके उसको समझते हैं, इससे स्पष्ट हो जाए कौन से कर्ता के साथ आप ऐसा यस लगाएंगे, किसके साथ ऐसा यस क्रिया में नहीं लगाएंगे। आइए टेबल को देखते हैं। एक टेबल है, ये टेबल हो गया, ये ऐसे, ये यहां पर आप जो है पर्सन, पर्सन लिख दीजिए। यहां पर लिख देंगे सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल, प्लूरल। थोड़ा टेबल को और बढ़ा देते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये जो है फर्स्ट पर्सन है, ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो होता है आई होता है, आई इट, मैं खाता हूं। प्लूरल इसका हो जाता है वी, वी इट, हम लोग खाते हैं। सेकंड पर्सन का सिंगुलर जो होता है यू होता है, यू इट, तुम खाते हो या आप खाते हो। इसी का प्लूरल जो होगा यू इट, यानी तुम लोग या आप लोग खाते हो। और थर्ड पर्सन ही सी इट, या कोई भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगाएंगे, इट्स। और इसके साथ भी क्या लगता है, ये दे होता है इसका, तो दे इट। इस टेबल को देखने से आपको स्पष्ट आपका नजरिया बन गया होगा कि इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो आइदर और प्लूरल हो, फर्स्ट सेकंड पर्सन का आइदर सिंगुलर हो और प्लूरल हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो। इन पांचों में वर्ब में एसआईएस नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एसआईएस लगाते हैं, जो कि नियम है। इस नियम को आप भली भांति याद कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने उदाहरण लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य से किसी कार्य के नहीं होने का संकेत होता है, विरोध होता है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं नेगेटिव के। वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। ठीक है। यहां पर रूल जो होगा वो रूल क्या होगा बनाने का। आइए रूल में बीच में इसमें डाल देता हूं। रूल जो है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट,
प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है, और प्लस अदर वर्ड्स यहाँ पर जो बचे कुछ हैं सब आ जाएंगे। वह पहला नहीं जानता है, सब्जेक्ट आ गया, ही के साथ डज नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्ता किसका है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं। बच्चे नहीं खेलते हैं, बच्चे नहीं खेलते हैं। द चिल्ड्रेन और चिल्ड्रेन है, यानी कि कर्ता है बहुवचन का है, तो इस वजह से इसमें क्या आता है? डू नॉट। ये कर्ता कौन सा फॉर्म का है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का, तो डू नॉट का प्रयोग होगा डू नॉट प्ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा देखते हैं भाग, तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आइए प्रश्नवाचक वाक्य को देखते हैं। चलिए, तो तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि जिसमें प्रश्न पूछने का सेंस होता है, जिस वाक्य में प्रश्न जो पूछा जाए, जो वाक्य हो, उसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए, तो ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के द्वारा भली बात आप समझ लेंगे। जैसे, क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा अंत में। इसका भी रूल जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। अगर वाक्य इस टाइप का हो तो सबसे पहले जो होता है डू या डज का प्रयोग होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो होता है प्लस क्वेश्चन मार्क लिया जाता है। इसको भी लगाना नहीं भूलेंगे, वरना वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इस हिसाब से इसका ट्रांसलेट करते हैं तो मैं है कर्ता, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? डू। डू आई, और आई के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? प्रश्न। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि चौथा स्ट्रक्चर है। चौथे स्ट्रक्चर को अब हम लोग देखेंगे, इसमें किस तरह के वाक्य आते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न भी होता है और किसी कार्य के नहीं होने का भी
सेंस होता है। से ट्रांसलेशन का रूल इसका क्या होता है? तो सबसे पहले डू या डज आता है, डू या डज आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स, और प्लस लास्ट में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। तो ध्यान देंगे और वाक्य लेते हैं। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? इस रूल के हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें करता क्या है हम लोग, तो इसके साथ कौन सा डू या डज का फॉर्म प्रयोग होगा? तो डू होगा, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे इन सभी स्ट्रक्चर्स को, इनके रूल्स को। पांचवा स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि WH का स्ट्रक्चर कहलाएगा। अभी हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा। इंट्रोगेटिव में जो वाक्य आते हैं उनका उत्तर अगर देखा जाए तो हाँ या ना में मिलता है, लेकिन WH में ऐसा नहीं है। देखते हैं कि WH, तो WH जो है, WH स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, WH स्ट्रक्चर। अब ये WH स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो कि WH से प्रारंभ होते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्यों में ऐसे शब्द आते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द मैं बता दूं आपको? कब, कहां, क्यों, कैसे और क्या। और ये सभी शब्द जो हैं, इनमें से कोई भी शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के प्रारंभ में नहीं आता है, वाक्य के बीच में आता है। उदाहरण से आपको मैं बता रहा हूं और इनका रूल भी आपको बता रहा हूं। तो रूल लिख लेते हैं कि ऐसे वाक्य, पहले तो वाक्य बता दूं एक उदाहरण देके कि वह स्कूल कब जाता है? वह स्कूल कब जाता है। इसमें कब जो है यानी WH यानी वेन शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है। और इसका रूल बता दें तो रूल मैं इस एक जो है इंट्रोगेटिव के लिए और निगेटिव अगर आ जाए बीच में नहीं भी आ जाए तो दोनों का रूल मैं बता दे रहा हूं। इसका जो है रूल 1 है वो ये है कि सबसे पहले ये जो विशेष शब्द जो आया है, WH वर्ड जो आया है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यानी WH प्लस क्या आएगा? डू या डज आएगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस लास्ट में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर निगेटिव भी इसमें आ जाए तो उसका क्या रूल होता है? तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड आएगा प्लस डू या डज आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। इन दोनों रूल्स को भी आप नोट कर लें। अब इन रूल्स को अप्लाई करके इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते हैं। आइए देखते हैं एक दो वाक्यों को।
मोर कहाँ नाचता है। मोर कहाँ नाचता है। एक वाक्य और लेते हैं। विद्यार्थी कहाँ जाते हैं। मोहन क्यों लिखता है। आइए इनका ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। तो रूल के हिसाब से इसमें जो विशेष शब्द है यानी WH फॉर्म है, कहाँ है, दूसरे में कहाँ है और इसमें क्यों है। पहले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले विशेष जो है शब्द है उसका अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। और इसके बाद क्या आता है, डू या डज आता है। तो मोर सिंगुलर नंबर में है यानी डज। वेयर डज द पीकॉक डांस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, वेयर डू, विद्यार्थी यानी है प्लूरल फॉर्म में है, वेयर डू द स्टूडेंट्स गो, क्वेश्चन मार्क। और इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, मोहन क्यों लिखता है, वाई डज मोहन राइट। ठीक है, एक वाक्य ले लेते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ जाए WH फॉर्म में। ऐसा एक वाक्य ले लेते हैं। सोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ले लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, सोहन के हिसाब से डज आ जाएगा, वाई डज सोहन, और वो इसके बाद से क्या जाता है, नॉट आ जाता है, कर्ता के बाद से नॉट, फिर क्रिया आ जाएगी टू मार्केट, और लास्ट में क्या जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और इस तरह से 6 स्ट्रक्चर मैंने बता दिए, जिस हिसाब से आप स्ट्रक्चर पे आप और भी कार्य कर सकते हैं। अलग अलग वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। इस पे आप बहुत ज्यादा अभ्यास करेंगे। कुछ एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे इस पार्ट से रिलेटेड, और उसे आप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के संदर्भ में जो मैंने आज वीडियो बनाई, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए।